Hello everyone, welcome to Disha classes. Shaludhiman this side. Hope you all are doing well. In today's session, we'll discuss about 6 thinking hats. As you all know that this particular topic is very important for your UGC NET exam and also for other TET exams. तो आज की इस क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से थॉरली समझने की कोशिश करेंगे. अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन नहीं करा तो दिशा क्लासेस के नाम से आप सर्च कर सकते हो. आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हो. ये जितनी भी स्लाइड्स होती हैं या कोई कंटेंट मटेरियल स्टडी मटेरियल होता है मैं वहाँ पे डाल देती हूँ, तो आप उसको वहाँ से ले सकते हो. उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. एंड अगर आपका कोई डाउट कोई क्वेरी रहता है तो आप मुझे जीमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो. अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये 6 थिंकिंग हैट का कॉन्सेप्ट कहाँ से जनरेट हुआ और सबसे पहले ये कब किसने दिया. फाइन. तो एडवर्ड दे बोनो ने सबसे पहले 6 थिंकिंग हैट का कॉन्सेप्ट दिया था. ही वॉज अ फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट एंड अ फिलोसोफर. ठीक है. सबसे पहले जब ये कॉन्सेप्ट दिया गया तो ये गवर्नमेंट एजेंसीज को थोड़ा सा गाइड करने के लिए दिया गया. ठीक है. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसी सबसे पहले से यूज़ करने लगी. ठीक है. उसके बाद धीरे धीरे ये इम्प्लीकेशन में आने लगा 6 थिंकिंग हैट का कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसे बेसिकली यूज़ किया जाता था. फाइन. इसी बीच में एक लेटरल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है. अगर आपको कहीं पे लेटरल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट आ जाए तो उसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखें कि क्या होता है. सो बेसिकली लेटरल थिंकिंग इज़ अ मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इनडायरेक्टली, ऑफन इन अ क्रिएटिव और सरप्राइजिंग वेज. जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कैसे इनडायरेक्टली सॉल्व करते हैं और क्रिएटिव वे में सॉल्व करते हैं. यूजुअली होता क्या है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसे क्रिएटिव सोच ही नहीं पाते, बिकॉज कहीं ना कहीं एक इमोशनल फैक्टर होता है जो ये कहता है कि आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. प्रेशर की वजह से क्रिएटिव सोचना छोड़ो, आप सोच ही नहीं पाते हो. तो लेटरल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको कैसे किसी प्रॉब्लम को क्रिएटिव वे में सॉल्व करना है, क्रिएटिव वे में उसको मतलब उस प्रॉब्लम को डील करना है उससे. फाइन. तो अगर कहीं पे लेटरल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट आए तो आप अच्छे से उसको समझ सकते हो कि लेटरल थिंकिंग होती क्या है जब आप इनडायरेक्टली प्रॉब्लम को क्रिएटिव वे में सॉल्व करते हो. अब ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी एडवर्ड दे बोनो ने ही दिया था, तो आई थिंक आपको याद रहेगा और उसको याद ही रखना है. कभी कहीं आ जाए तो आप उसको मैच कर सकते हो. उसके बाद हम बात करते हैं कि 6 थिंकिंग हैट्स जो हैं बेसिकली क्यों यूज़ की जाती हैं. एज आई हैव ऑलरेडी मतलब मैंशनड है कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है. इसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग के लिए भी 6 थिंकिंग हैट्स को यूज़ किया जाता है. सो 6 थिंकिंग हैट्स यू कैन कॉल इट एज डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट एनी प्रॉब्लम. जब हम एक प्रॉब्लम की तरफ अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, 6 अलग अलग नज़रिए हैं, 6 थिंकिंग हैट्स हैं, उस तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को देख करके उसको सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट वाइट हैट कि वाइट हैट क्या है. वाइट हैट इज़ बेसिकली ए फैक्चुअल हैट. जब हम किसी भी सिचुएशन की तरफ या कहीं पे भी जहाँ पर भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो वहाँ पे फैक्ट्स के ऊपर फोकस करते हो. द वाइट हैट रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन गैदरिंग. द फोकस ऑफ दिस हैट इज ऑन द फैक्ट्स. The data at hand and its analysis are the prime focus. The idea behind this hat is to take a rational approach. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम फैक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं. यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप वहाँ पर इमोशंस का यूज़ नहीं कर रहे हो या किसी और एस्पेक्ट को आने नहीं दे रहे हो. आप सिर्फ और सिर्फ फैक्ट का एनालिसिस कर रहे हो. जो भी फैक्ट्स आपके पास अवेलेबल है उन फैक्ट्स को हम अच्छे से समझ करके फिर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर हैट इज ऑल्सो नोन एज द फैक्चुअल हैट. फाइन. अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि इस हैट को और क्या नाम से जाना जाता है तो फैक्चुअल हैट के नाम से भी आप इसको जानते हो. नेक्स्ट वन इज द येलो हैट. अब ये येलो हैट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. येलो हैट बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक हैट मानी जाती है, इसको ऑप्टिमिस्टिक हैट बोलते हैं. सो यहाँ पर हम किसी भी सिचुएशन को थोड़ी पॉजिटिव लाइट दे के सोचने की कोशिश करते हैं. यू लुक एट इशूज़ इन द मोस्ट पॉजिटिव लाइट पॉसिबल. जितनी भी तरीके से पॉजिटिव तरीके से आप देख सकते हो, आप एक सिचुएशन को उतने पॉजिटिव तरीके से देखते हो. Brightness and optimism are the focus of this hat. While using this hat, the situation is probed to see what positive outcomes and value can come from it. कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव निकल सकती हैं. जब हमारा फोकस उस चीज़ पे होता है तो इसका मतलब आप येलो हैट का यूज़ कर रहे हो उस टाइम पे सोचने के लिए. ठीक है. डिसीजन मेकिंग के लिए कह सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कह सकते हो, थिंकिंग के लिए कह सकते हो. तो उस टाइम पे आपकी येलो हैट एक्टिव होती है. फाइन. उसके बाद आपकी नेक्स्ट हैट होती है, दैट इज ग्रीन हैट. फाइन. इट इज़ नॉन एज क्रिएटिव हैट. इसको क्रिएटिव हैट भी बोलते हैं. द ग्रीन हैट रिप्रेजेंट क्रिएटिव थिंकिंग. ये क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात करती है कि आपको थोड़ा क्रिएटिव होकर सोचना है.
अब जैसे कि मैंने वाइट हैट के बारे में बात करी थी, तो वो जो वाइट हैट थी वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात करती थी कि भाई जो फैक्ट्स आपके पास अवेलेबल है हमने उसी का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फाइन। जो येलो हैट थी वो किसके बारे में बात करती है, वो ऑप्टिमिस्टिक है थोड़ी सी, वो पॉजिटिव साइड को देखती है किसी भी चीज़ के। ग्रीन हैट थोड़ी क्रिएटिव हैट है, ये आपको क्या मतलब मोटिवेट किस चीज़ के लिए कर रही है कि आपको क्रिएटिव होकर सोचना है। इट एक्सप्लोर अ रेंज ऑफ आइडिया एंड पॉसिबल वेज ऑफ फॉरवर्ड, ये देखता है कि किस किस तरीके से किसी आइडिया को मतलब आप एक्सप्लोर करते हो उसके हर एक आस्पेक्ट को, स्टिक नहीं करते कहीं पे कि मतलब स्टक हो गए कि भाई एक ही तरीके से सोचना है, नहीं, आप उसके अलग अदर हर एक आस्पेक्ट के ऊपर काम करते हो। द ग्रीन हैट एम्फेसाइजेस ओरिजिनलिटी, इंक्लूड्स ऑप्शंस, चॉइसेस एंड फ्रेश कॉन्सेप्ट्स। इट इज़ अ चांस ऑफ फॉर एवरी वन इन्वॉल्व टू कम्युनिकेट न्यू आइडियाज़ एंड व्यू पॉइंट। यहाँ पर हम न्यू आइडियाज़, न्यू पॉइंट्स, न्यू व्यू पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, क्रिएटिव सोचने की बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट मतलब वही जो मैंने एक लाइन में आपको पहले बताया था क्या, कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टक नहीं करते, खाली फैक्ट्स पे स्टक नहीं करते, क्रिएटिव सोचते हो, कुछ नया फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारी आ जाती है ब्लैक हैट। फाइन। ब्लैक हैट इज़ ऑल्सो नोन एज जज हैट, क्योंकि इसमें क्रिटिकल जजमेंट की बात होती है, जहाँ पर हम बात करते हैं वाई समथिंग मे नॉट वर्क, या फिर लॉजिकल रीजंस हैं हमारे पास, हर एक चीज़ के बारे में लॉजिकल रीज़न है, क्रिटिकल जजमेंट चल रही है, ठीक है। इट इज़ फंडामेंटली अ टूल फॉर टेकिंग एक्शंस टू हाईलाइट रिस्क एंड रिजॉल्व दैम एंड ऑल्सो नोन एज रिस्क मैनेजमेंट हैट। इट इज़ फंडामेंटली अ टूल फॉर टेकिंग एक्शंस, यहाँ पर हम इसको क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी हैट है जो कि मतलब रिस्क को भी थोड़ा सा हाईलाइट करे कि जब आप कोई डिसीजन लोगे तो देखो वहाँ पर होगा, प्रॉब्लम तो होगी, है ना, वहाँ पर कोई चीज़ अच्छी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। तो ये रिस्क की बात करता है और ये भी बात कर रहा है कि कैसे उस रिस्क को रिजॉल्व किया जा सकता है, तो क्रिटिकल जजमेंट हो रही है कहीं ना कहीं। ब्लैक हैट थिंकिंग फोकसेस ऑन डिफिकल्टीज, पोटेंशियल प्रॉब्लम एंड वीकनेसेस। हम डिफ़िकल्टीज़ की बात करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, प्रॉब्लम की बात करते हैं, वीकनेसेस की बात करते हैं, और उसका एक कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड भी देखते हैं कि अगर एक चीज़ काम नहीं करेगी तो वो क्यों नहीं कर रही, तो हम वाई को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज जज हैट। जैसे एक जज होता है ना, वो हर एक चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, सारी सिचुएशन को समझते हैं, देन कोई डिसीजन लेते हैं। फाइन। तो ये भी कुछ इसी तरह की हैट है, इसीलिए इसे जज हैट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्रिटिकल जजमेंट की जा रही है। उसके बाद बात करेंगे ब्लू हैट के बारे में। ब्लू हैट क्या है, इट इज़ नॉन एज कंडक्टर्स हैट। बेसिकली यहाँ हम क्या करते हैं, कंडक्टर क्या करता है बस में, है ना, आप सोचो ज़रा, है ना, क्लास सुनते सुनते सोचो कंडक्टर क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है वो, है ना। जो पैसेंजर्स हैं वो कुछ कुछ ना करें, मिसबिहेव ना करें, या इस तरीके से कुछ भी वहाँ पे ना हो, एक बैलेंस क्रिएट हो, सभी प्रोटोकॉल से चल रहे हैं, सभी ने टिकट लिया है, इस चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर यू फोकस ऑन कंट्रोलिंग योर थिंकिंग एंड मैनेजिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पर हम कंट्रोल करने का काम करते हैं अपनी थिंकिंग को। कई बार क्या होता है कि हम कुछ सोचने लगते हैं और कहीं और ही निकल जाते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की हम बात कर रहे हैं और सॉल्व करते करते ऐसा कहीं पे निकल गए कि भाई हम भूल ही गए कि हम करने क्या वाले थे। तो जो ब्लू हैट होती है हमारी थिंकिंग की टाइप होती है ना बाबू, ये थिंकिंग की टाइप है ब्लू हैट। तो ये वाली क्या कर रही है, ये कंट्रोल करने का काम कर रही है, मैनेज करने का काम कर रही है अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। फाइन। द हैट इज यूज टू कंट्रोल द प्रोसेस, इट इज यूज टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डिस्कशन एंड इंश्योर इट्स प्रोग्रेस इन केस दोज इन्वॉल्व गेट स्टक ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। जब हम कहीं पे फंस जाते हैं, है ना कहीं आप स्टक हो गए हो, तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको ब्लू हैट काम कर रही है, यानी कि ज्ञान वही कंट्रोल करने का काम कर रही है, एक प्रोसेस सही से कंट्रोल होती रहे, प्रोसेस सही से चलती रहे, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बीच में, या छोटी छोटी जो भी है ना दिक्कतें आ रही हैं, उनको दूर करने का काम ब्लू हैट कर रही है। जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो इसे कंडक्टर्स हैट बोल रहे हैं, या फिर इसको ब्लू हैट के नाम से हम जान रहे हैं। नेक्स्ट आती है आपकी रेड हैट। अब रेड से तो हमें वैसे ही डर लगता है ना, रेड फॉर द हर्ट, द हैट फॉर द हर्ट, है ना, दिल के लिए ये हर्ट, तो इससे तो पहले ही थोड़ा सा डर सा लगता है, फियर सा होता है। तो ज्ञान इमोशन से रिलेटेड है, नाम से भी क्लियर हो रहा है, अगर मैं हर्ट की बात करूँ तो मतलब वहाँ पे इमोशंस की बात हो रही है ना। दिस हैट इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, ये इमोशंस की हैट है। इट रिप्रेजेंट्स फीलिंग्स एंड इंस्टिंक्ट्स, यहाँ पर हम फीलिंग्स और इंस्टिंक्ट्स बात कर रहे हैं। फाइन। जहाँ पर फीलिंग्स का थोड़ा सा एंट्री हो जाता है। द रेड हैट अलाउज इमोशंस टू बी अ पार्ट ऑफ एन अदरवाइज रैशनल अप्रोच। अब यूजुअली क्या होता है कि हम ना रैशनली सोचते हैं, है ना, प्लस माइनसेस हर चीज़ के देख के चलते हैं, बट ये हैट थोड़ी उल्टे दिमाग की है ना। यहाँ पर आपका रैशनैलिटी काम नहीं करती, आप रैशनल हो ही नहीं सकते, आप कितना ही कोशिश कर लो आप रैशनल हो ही नहीं पाओगे, यहाँ पर इमोशंस आ जाते हैं। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से सोचते हैं कि वहाँ पे इमोशंस भी हैं,
है ना, और इमोशंस को ले करके डिसीजन मेकिंग करनी है। तो ऐसे थिंकिंग हैट को हम रेड थिंकिंग हैट में या रेड हैट में आप ले सकते हो। when you are engaged in this type of thinking you can express your feeling without having a justified them logically। अब यहाँ पर अगर आप हो इस तरह के डिसीजन मेकिंग में आप हो तो वहाँ पर आपको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कुछ चीज़ें। क्रिटिकल जजमेंट जैसे हम कर रहे थे ब्लैक वाली में, तो वहाँ पर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। वाइट वाली में अगैन थोड़ा सा सोच के चलना पड़ता है, लेकिन रेड वाली में आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, अपनी लॉजिक को हटा सकते हो। ठीक है, बिना लॉजिक के भी आप अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इमोशंस। तो थोड़ी सी अलग है। तो काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब मैचिंग में ही आता है वैसे मैक्सिमम टाइम इसका क्वेश्चन। अब तक जब तक मैंने पेपर में देखा तो मैचिंग में ही आया है इसका क्वेश्चन। तो वही इमोशंस की मैचिंग पूछी थी किससे होगी, तो वो रेड हेड से होगी। अभी आगे क्वेश्चंस पे मैं बात करूँगी, उससे पहले हम चेक करते हैं थोड़ी सी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस कि भाई एजुकेशन में क्या रोल है। अभी टीचर्स को क्या ज़रूरत हो रही है भाई सिक्स थिंकिंग हैट्स पढ़ने की, या बच्चों को भी क्यों ज़रूरत है सिक्स थिंकिंग हैट्स के बारे में पता होने की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनको पता होना चाहिए, इवन तो टीचर्स को भी पता होना चाहिए सिक्स थिंकिंग हैट्स क्या होती हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स कि क्यों स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, देखो हर एक स्टूडेंट्स की अपनी कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं उनकी। ज़रूरी नहीं है कि 16-17 साल के बच्चे को या 20-21 साल के बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मे बी उसको इमोशन से रिलेटेड फीलिंग्स कुछ दिक्कतें आ रही हैं उसको, है ना, डील करने के लिए। अगर वो फैमिलियर है सिक्स थिंकिंग हैट से तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा उसको उनसे डील करने के लिए। सो स्टूडेंट्स वर एबल टू सेपरेट द फैक्ट फ्रॉम देयर फीलिंग्स। तो फैक्ट्स और फीलिंग्स को अलग अलग करने में सिक्स थिंकिंग हैट्स आपकी मदद कर रही है। आप फैमिलियर हो रहे हो कि भाई अगर तो फैक्ट्स की हम बात करें तो हम वाइट थिंकिंग हैट के साथ डील कर रहे हैं उस टाइम पे। अगर हम फीलिंग्स और इमोशंस की बात करें तो हम रेड थिंकिंग हैट पे हैं। तो सेग्रीगेशन आ जाती है। अगर आपको सेग्रीगेशन आ जाएगी तो डेफिनेटली आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हो एक थिंकिंग हैट से दूसरी थिंकिंग हैट की तरफ। अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। उनको अपनी डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन और एंगर करने को एक्सप्रेस करने का तरीका मिल जाता है। तरीका क्या मिलता है, सपोज आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, यू आर फैमिलियर विद इट यार कि होगा, इमोशन है क्योंकि, तो दिक्कत भी होगी मेरे को। तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई खुद को एक्सप्रेस करने की कि भाई रेड थिंकिंग हैट कहती है कि इमोशंस में ऐसा होता है, तो ठीक है यार मेरे साथ भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक फ्री हो गए हो आप इससे। Student learn how to recognize the positive thing that could come from preparing for writing एग्ज़ाम। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंग्स आ रही हैं और भी नई नई चीज़ें वो सीख रहा है, डिसअपॉइंटमेंट से डील करना सीख रहा है। ठीक है, इससे फ्रीली वो मूव कर सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस की तरफ मूव ऑन कर सकता है। क्रिएटिव थिंकिंग हैट थी जैसे एक, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि किसी प्रॉब्लम को क्रिएटिव तरीके से सोचना। लेटरल थिंकिंग में भी यही कहा जा रहा है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो तो हमें पता चल पाएगा ईजिली कि हम कैसे एक प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। अब टीचर्स को क्यों ज़रूरत है, चलो बच्चों को तो ज़रूरत है, उनकी उम्र कम है, उन्हें इतना तजुर्बा नहीं है, इतनी समझ नहीं है। अगर वो थिंकिंग हैट से फैमिलियर हो जाता है तो उनको पता रहेगा कि हम कौन सी स्टेज पे हैं थिंकिंग के, या कौन सी हैट को हम फॉलो कर रहे हैं और हमें शिफ्ट करना चाहिए दूसरी हैट की तरफ। बट फॉर टीचर्स क्रिएटिव वे ऑफ थिंकिंग लीड्स टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रोडक्टिव एज अ होल। अच्छा, अगर बच्चे को ज़रूरत है पता करने की कि वो कौन सी थिंकिंग हैट को यूज़ कर रहा है, तो टीचर को भी तो ज़रूरत है ना। एम आई राइट? डेफिनेटली, है ना, ज़रूरत पड़ेगी टीचर को भी कि उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरी कौन सी थिंकिंग हैट एक्टिव है। तो इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो सकती है, क्योंकि टीचर भी आइडेंटिफाई कर पाएगा कि इस टाइम पे वो कौन सी थिंकिंग हैट को पहने हुए हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू टीच समथिंग एंड बी मोर इन्फॉर्मेटिव यू विल यूज़ वाइट हैट। अगर आपको लगेगा कि हाँ भाई मुझे फैक्ट समझाने हैं बच्चों को, जैसे सपोज अगर मुझे कुछ फैक्ट्स रट्टा करवाने हैं बच्चों को, क्योंकि फैक्ट्स क्या होते हैं, पहले तो आपको वो क्रैम ही करने पड़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप उसकी क्लैरिटी लेते हो। ठीक है, जैसे आपने मेमोरी लेवल टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग और ये सब पढ़ा होगा, तो सबसे पहले तो मेमोरी लेवल टीचिंग ही आता है। तो अगर आपको कुछ फैक्ट्स बच्चों को पढ़ाने या याद करवाने हैं तो वहाँ पर हम वाइट थिंकिंग हैट को यूज़ करेंगे एज अ टीचर। ठीक है, टू इंश्योर यू डोंट फॉरगेट एनीथिंग व्हेन डिसाइडिंग यू विल स्पेंड मोर टाइम विद द ब्लैक हैट। ब्लैक हैट में आपको थोड़ा सा, वो ब्लैक हैट में मैंने क्या बताया था, क्रिटिकल जजमेंट होती है कि आपको थोड़ी क्रिटिकली देख के चलना है कि कौन सी बात बच्चों को बतानी ही चाहिए इस टॉपिक में, कौन सी नहीं भी बताएंगे तो चलेगा। तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है। हमें डिसाइड करना होता है कि उसको कितना बढ़ाना है, क्योंकि सारा तो बता नहीं सकते, आपके पास इतना कम टाइम होता है लेक्चर में या फिर क्लास जब आप ले रहे होते तो सारा तो नहीं बता सकते। तो वहाँ पर थोड़ा सा
ब्लैक हैट आपकी हेल्प करेगी ये डिसाइड करने के लिए कि भाई क्या टॉपिक पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। अगर आप उस टॉपिक को छोड़ना भी चाहते हो तो छोड़ सकते हो, फाइन। तो ब्लैक हैट डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि भाई क्रिटिकल जजमेंट करेंगे हम किसका, करिकुलम का, सिलेबस का। When you want to know what students think, the red hat will be more prominent. अगर आप ये जानना चाहते हो कि बच्चा क्या सोच रहा है, स्टूडेंट क्या सोच रहा है, अभी मान लो सपोज आप क्लास में गए, एक बच्चा लॉस्ट है, कंप्लीटली लॉस्ट है ना, उसका ध्यान ही नहीं है, तो यू कैन आइडेंटिफाई, मे बी शायद उसकी रेड हैट एक्टिव हो, इमोशंस वाली हैट एक्टिव हो सकते हैं। तो आप जब आइडेंटिफाई करोगे तभी तो उसकी हैट चेंज करोगे, तो अब आप उसको वाइट हैट की तरफ लेके आओगे। कौन सी वाली हैट, वाइट हैट। वाइट हैट कौन सी थी, फैक्ट्स वाली। तब उसकी तरफ उसको लेके जाओगे तो अब उसके लिए चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, फाइन। और अगर हम ग्रीन हैट की बात करें तो कई बार क्या होता है, क्रिएटिविटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्लासरूम में। इक्वली क्या, मैं तो कहती हूँ क्रिएटिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप एक दिन क्लास में नहीं भी पढ़ाओगे, मुझे ऐसा लगता है चल जाएगा। अब आप कहोगे कि यार मैम ये तो गलत सजेशन दे रही है हमें, ऐसे कैसे हो सकता है, हम नहीं पढ़ाएंगे तो, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कुछ क्रिएटिव करवा दो उनको, कुछ ऐसा आप ब्रेनस्टॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट उनको दे दो करने के लिए, जिससे वो मतलब नए नए आइडियाज़ वो लेके आए, है ना। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रीडिंग करने से भी कई बार माइंड स्टक हो जाता है, तो क्रिएटिव हैट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, फाइन। तो यहाँ पर ग्रीन हैट एक्टिव हो जाएगी जब हम न्यू आइडियाज़ के लिए इनिशिएटिव लेते हैं। अगर मैं अदर बेनिफिट्स की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना आता है, टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को भी, अगर हम 6 थिंकिंग हैट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। हॉलिस्टिकली सोच पाते हैं, बिगर पिक्चर बनती है हर एक चीज़ की, डिसीजन मेकिंग की आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो इवन, ठीक है। न्यू आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस को आप लेके आ सकते हो, लीडरशिप स्किल्स आपकी बढ़ती हैं, ठीक है। और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बढ़ती हैं, बच्चों की भी टीचर की भी, फाइन। वो क्रिटिकली सोच पाते हैं चीज़ों को, क्योंकि क्रिटिकल जजमेंट और थिंकिंग जो है कहाँ पे जा रही थी आपकी, वो जा रही थी आपकी ब्लैक हैट के अंदर, तो वो वाली एक्टिव हो जाती है वहाँ पर। इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ती है किसकी, स्टूडेंट की भी और टीचर की भी, बिकॉज दे नो हाउ टू शिफ्ट, दे गॉट टू नो हाउ टू शिफ्ट कि मैं कौन सी हैट पे भी प्रेजेंट हूँ, मुझे कहाँ जाना है। सपोज मैं रेड हैट पे हूँ, सपोज, ठीक है, अभी नहीं हूँ बट चलो ठीक है, मान लो मैं रेड हैट पे हूँ, इमोशंस का बहुत दबदबा है ना। तो कैसे क्या करना है, अभी अगर मुझे पता है कि रेड हैट नाम की कोई चीज़ होती है, थिंकिंग हैट होती है ये एक, तो मैं ईजिली उसको वाइट हैट पे, येलो हैट पे, ग्रीन हैट पे और ब्लैक हैट पे शिफ्ट कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम फैमिलियर विद दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो इस तरीके से ये आपकी बहुत हेल्प करती है अगर आप इसे प्रैक्टिकली यूज़ करो तो, ठीक है। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करेंगे। होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया। सो गाइज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अगर आपको अच्छे से ये सेशन समझ में आया है। इवन तो आप सजेशंस भी दे सकते हो, आप मुझे मेल कर दो अगर आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए, आप मुझे मतलब जीमेल पे भी, है ना, मैसेज करके ड्रॉप कर सकते हो, कमेंट्स पे भी आप मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट में आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो आप बना देना। सो पहला क्वेश्चन देखो, आप भी सॉल्व करोगे, मैं भी सॉल्व करूँगी, अकेली मैं नहीं सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को, आप लॉक करो अपना आंसर और नीचे अपना आंसर टाइप कर दो। बेशक तो बाद में मैं आंसर बता दूंगी, बट आप अपना कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो। 6 थिंकिंग हैट थ्योरी वॉज कॉइन्ड बाय, अब इसका आंसर आप बताओगे, आई एम नॉट देयर, है ना, बताने के लिए नहीं हूँ मैं यहाँ पे, पढ़ाने के लिए तो हूँ, मैं बताऊँगी नहीं आंसर, क्योंकि ये मैं बता चुकी हूँ, आपने सिर्फ चूज़ करना है, फाइन। तो होप आप लोग को पता चल गया इसका आंसर क्या है, ठीक हो गई बात। आंसर मैं बता देती हूँ, एडवर्ड दे बोनो इज द राइट आंसर, हमने सबसे पहली स्लाइड में से कर लिया। उसके बाद ये क्वेश्चन है, दैट इज लेटरल थिंकिंग कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, सो हु गेव द लेटरल थिंकिंग कॉन्सेप्ट। इब्राहिम दे मास्लो को तो सब जानते हैं, है ना, उन्होंने तो हिरार्किकल नीड वाला वो दिया था। और B.F. स्किनर को भी आप जानते हो, पेवलोव को डॉग से जानते हैं हम, कि डॉग वाला थियोरी इन्होंने दिया था। तो बचे कौन, दे बोनो, जिसको हमने अभी अभी डिस्कस करा है बड़े अच्छे से, हमने इन दे बोनो के बारे में बताया मैंने आपको, लेटरल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया। तो लेटरल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा मैं रिवाइज करा देती हूँ, जहाँ पर क्या होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को थोड़ा क्रिएटिव वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हो, रादर देन उसको वैसे ही देख रहे हो एक नॉर्मल, मतलब जैसे एक क्रिएटिव तरीके से नहीं देख रहे हो, मतलब स्टक हो गए हो उस प्रॉब्लम पे, तो फिर वो कभी सॉल्व नहीं हो सकती। तो दे बोनो इज द राइट आंसर हियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इनडायरेक्टली ऑफन इन क्रिएटिव एंड सरप्राइजिंग वे इज नॉन एज। जब आप जो है
किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इनडायरेक्टली सॉल्व करते हो, ठीक है, डायरेक्टली नहीं करो, इनडायरेक्टली कर रहे हो, क्रिएटिव वे और सरप्राइजिंग वेज में, तो इसे क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ डेफिनेशन से ही क्वेश्चन है ये, लिटरल थिंकिंग बोलते हैं इसको। ठीक हो गई बात। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकिंग हैट विल बी कंसिडर एज क्रिएटिव हैट। किसको आप क्रिएटिव हैट करते हो? अभी पीछे हमने करे हैं, रेड वाली इमोशंस के लिए होती है, ब्लैक वाली जजमेंट के लिए होती है, क्रिटिकल जजमेंट के लिए, वाइट वाली फैक्ट्स के लिए होती है जब हम फैक्ट्स पे फोकस करते हैं, ग्रीन वाली इज द क्रिएटिव हैट। ठीक है, ग्रीन वाली को आप क्रिएटिव हैट बोलते हो, तो राइट आंसर विल बी द ग्रीन हैट हेयर। सो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आई थिंक 2020 में पूछा हुआ है, तो इसको आप अच्छे से देखो और समझने की कोशिश करो कि कैसे ये सॉल्व होगा। ये एक्चुअल में मैचिंग का क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा हुआ है। थिंकिंग हैट सिस्टम इधर दे रखा है और कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इधर दे रखे, तो आपको मैच करना है। देखो कैसे मैच करेंगे। ग्रीन अभी पीछे क्वेश्चन किया है, वहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, हम वहाँ पर बात करते हैं क्रिएटिविटी के बारे में, तो डी का 3 मैच हो जाएगा। डी का मैच किससे हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। मैं एक बार आपको कर भी देती हूँ, डी का मैच 3 से हो जाएगा। ठीक है, वाइट हैट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम किसके बारे में बात करते हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में। जब हम सोचते हैं तो फैक्ट्स के बेस पे सोचते हैं, ना कि ऐसे ही कुछ भी इमोशंस को हमने वहाँ डाल लिया, कुछ भी जजमेंट करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। फैक्ट्स देख रहे हो, उसके बेस पे हम काम कर रहे हैं। रेड जो हैट होती है, इट इज़ रिलेटेड टू इमोशंस, तो इसको तो आप हर्ट से याद कर लो यार। ठीक है, सारों बच्चों, कभी दुनिया में कभी भी नहीं भूलोगे यार तुम रेड हैट को, तो हर्ट से याद कर लो कि इमोशन से और इंट्यूशन से रिलेटेड होती है। और जो ब्लैक हैट होती है वो जजमेंट से रिलेटेड होती है, इसको लॉयर से याद रख सकते हो। जो लॉयर्स होते हैं, आपको पता है ब्लैक एंड वाइट वो है ना कपड़े पहनते हैं, वो ब्लैक कलर का कुछ ऐसा कुछ पहनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो जजमेंट से रिलेटेड ही है, तो आप उसको याद कर सकते हो। बस बाबू याद करने के तरीके हैं, अगर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका जो राइट आंसर बैठेगा वो ये बैठेगा, बाकी तो मैच नहीं कर पा रहा। तो जैसे ही हम मैच कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम वो ऑप्शन नंबर 2 में है, सो बी विल बी द राइट आंसर हेयर। फाइन, होप आपको आज का सेशन बढ़िया लगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आई चीज़ें। होप आज के बाद आप कभी 6 थिंकिंग हैट्स के रिगार्डिंग कुछ भी ऐसे क्वेरी नहीं आएगा दिमाग में। अगैन अगर आपने मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मैं ये स्लाइड्स डाल दूँगी, आज ही डाल दूँगी इवन। उसके अलावा अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो आप इंस्टा पे भी मेरे को एक बारी है ना फॉलो कर सकते हो, और जो भी कोई डाउट क्वेरी रहता है और आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो मेरे को मेल कर सकते हो। ठीक है, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।